हेलो एंड नमस्कार। मैं एडवोकेट निशांत कुमार गुप्ता विधि ज्ञान के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को समझने वाले हैं। दोहरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का अधिनियम क्रमांक 28 है। 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इसकी प्रस्तावना बोलती है दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्यों लाया गया, तो ऑप्शन में आएगा दहेज का देना लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम को लाया गया है। धारा एक संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की बात करती है, जैसा कि सभी अधिनियमों में सेम ही रहता है। तो संक्षिप्त नाम तो हमें पता ही है। अब पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। इसलिए अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ऐसा बोलेंगे। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से प्रवृत्त हो गया। 1 जुलाई 1961 से लागू हो गया। धारा 2 दहेज की परिभाषा की बात करती है। दहेज की परिभाषा की बात करती है धारा 2। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात किसी भी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा, विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सुइये विधि शरीयत लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। सबसे पहली बात है, यह दहेज चाहे पहले शादी के पहले लिया गया हो या शादी के टाइम पर लिया गया हो या शादी के बाद लिया गया हो, तीनों कवर होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पर लागू होती है। दूसरा, लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को देते हैं या कोई रिलेटिव वगैरह देता है, तो वो सभी कवर हो जाता है। इसमें विवाह के उपलक्ष्य में देता है। स्पष्टीकरण 1 रिपील कर दिया गया है। स्पष्टीकरण 2 पढ़ते हैं, जिसमें मूल्यवान प्रतिभूति की बात कही गई है। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ वही लगाया जाएगा जो आईपीसी की धारा 30 में बताया गया। आईपीसी की धारा जो 30 में मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई है, वही डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो जाएगी। अब पढ़ते हैं हम धारा 3। धारा 3 दहेज देने या दहेज लेने के लिए दंड का उपबंध करती है। दहेज की परिभाषा बता दी धारा 2 में, और दहेज देता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी उसकी बात की गई है धारा 3 में। उपधारा 1, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करे, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये से या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। धारा 3 का सबसेक्शन 1 यह बोलता है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मतलब कि पास्ट में लागू नहीं होगा। पास्ट में कोई ले लिया, दहेज ले लिया, दे दिया, उस पर लागू नहीं होगा। बट 1961 के बाद अगर कोई लिया गया है दहेज, वहां पर यह धारा लागू हो जाएगी। तो इसमें पनिशमेंट की बात की गई है। पनिशमेंट कितना पनिशमेंट होगा? 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, मतलब कम से कम मिनिमम
5 ईयर है, मिनिमम 5 ईयर है पनिशमेंट। और जुर्माना कितना होगा, या तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, या अगर दहेज ज्यादा का लिया गया है 15,000 रुपये से, जैसे दहेज लिया गया है 20,000, 50,000, 5 लाख, तो 5 लाख को देखकर चलेंगे, 20,000 को देखकर चलेंगे, 15,000 नहीं देखेंगे। और अगर दहेज लिया गया है 10,000 का, और दहेज 10,000 लिया गया है, तो 15,000 को देखकर चलेंगे। न्यायालय दंड उसी हिसाब से देगा। न्यायालय फिर दंड 15,000 देख कर देगा। अगर 15,000 से अधिक दहेज लिया गया है तो अधिक रकम को देखकर चलेगा। अब इसका परंतु आता है, परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में लेखपात किए जाएंगे 5 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा। अगर न्यायालय को लगता है कि कोई पर्याप्त कारण है तो वह 5 वर्ष से कम का भी दंडादेश पारित कर सकता है। अब उपधारा 2 पढ़ते हैं। उपधारा 1 की कोई बात ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना, ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती। कोई भेंटें वगैरह मिलती है, गिफ्ट मिलती है, तो वहां पर लागू नहीं होगी जो स्वेच्छा से दी जा रही है। अब क्लॉज बी, ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी। पहला क्लॉज वधू की बात कर रहा है, दूसरा क्लॉज वर की बात कर रहा है। इनको कोई भी भेंट वगैरह दी जाती है जो बिना मांग के दी गई है तो वहां पर लागू नहीं होगी। अब पढ़ते हैं परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। सेम हो गया। परंतु यह और जहां ऐसी भेंटें जो वधू द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है दी जाती है, वहां ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की है और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं है। अब क्या है, अब वधू के घर वालों के द्वारा, फैमिली मेंबर्स किसी के द्वारा कोई गिफ्ट दी जाती है, कार दी, उसकी हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत तो है नहीं 5 लाख की कार देने की, लेकिन फिर भी वो कार दे रहा है तो वो संदेह के घेरे में आ जाएगा। हैसियत देखी जाएगी, तुम्हारी जितनी हैसियत हो उसके हिसाब से गिफ्ट दो तो ठीक है, तो न्यायालय कंसीडर करेगा, हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति का उपबंध करती है। धारा 3 दहेज लेते हैं देते हैं तो वहां पर धारा 3 के तहत कार्रवाई होगी, और दहेज मांगा है, सिर्फ मांगा है, अभी मिला नहीं है, तो वो धारा 4 में कवर होगी। यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। इसमें कितना पनिशमेंट दिया जा रहा है, अपन को पनिशमेंट याद रखनी है। एक तो हेडिंग, सिर्फ हेडिंग याद रखना है, दहेज मांगने के लिए पनिशमेंट दी गई है। कितनी पनिशमेंट दी गई है, 6 माह से कम नहीं होगी, जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। 6 माह से कम का कारावास नहीं होगा, लेकिन अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना कितना, जुर्माना होगा 10,000 रुपये तक का। परंतु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे 6 माह से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है। ठीक है, पर्याप्त कारण कोई दिखता है न्यायालय को तो वो कम का भी कारावास दे सकता है 6 महीने से। अब आती है धारा 4A। धारा 4A विज्ञापन पाबंदी की बात करता है। बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। यदि कोई व्यक्ति पहला अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के पुत्र पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्तावना करेगा। मतलब कि कोई
कोई लड़के के माता पिता या रिश्तेदार निकाल देते हैं कि मतलब शादी तो करना है लड़के की, लेकिन इतने रुपए चाहिए, या लड़की के घर वाले निकाल देते हैं जो भी मेरी बेटी से शादी करेगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो वह कवर हो जाएगा। बी क्लॉज बोलता है खंड ए में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन मुद्रित करेगा, प्रकाशित करेगा या प्रचालित करेगा। खंड ए में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन कोई मुद्रित करता है, प्रकाशित करेगा या प्रचालित करेगा। अब कोई न्यूज़पेपर है वो ऐसा कोई प्रकाशन करता है तो वहां भी लागू हो जाएगा, उस पर भी लागू हो जाएगा एक क्लॉज। तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 15,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। अब धारा 4 बात करती थी 6 माह से 2 वर्ष का कारावास, और यहाँ पे बात करते हैं 6 माह से 5 वर्ष का कारावास। धारा 4 10,000 रुपए का जुर्माना लगाती थी, धारा 4A 15,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। अब आते हैं हम धारा 5 पर। धारा 5 पर, परंतु तो वही है जो पर्याप्त कारणों से न्यायालय कम का भी दंड दे सकता है। धारा 5 में है दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। दहेज लेता है या देने का कोई करार किया गया है तो वह वॉइड होगा। कोई भी एग्रीमेंट किया गया है कि हम आपको शादी के बाद 10 लाख रुपए देंगे दहेज के रूप में, शादी के एवज में, तो वह वॉइड होगा। अब आती है धारा 6। धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। उपधारा 1 जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, कोई दहेज किसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में, मतलब कि जो वधू थी उसको नहीं दिया गया कोई दहेज, उसके किसी जैसे ससुर ने प्राप्त किया है दहेज या किसी ने भी प्राप्त किया है तो उसकी बात की गई है। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, कोई जैसे उसका ससुर लेता है, सास लेती है, तो वो लोग कवर हो जाएंगे। यहाँ पर पहला क्लॉज बोलता है यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, यदि वह दहेज विवाह के पूर्व में प्राप्त किया गया था तो विवाह जिस दिन विवाह होता है उससे 3 माह के भीतर, यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर, यदि वह दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात, विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया था तो उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। 3 माह अपन को याद रखना है यहाँ पर कि अगर दहेज शादी के पहले लिया गया तो शादी के 3 माह के अंदर और शादी में लिया गया है तो 3 माह के अंदर, और शादी के बाद लिया गया है तब भी 3 माह के अंदर। यदि वह उस समय जब स्त्री अवयस्क थी, स्त्री कैसी थी, अवयस्क थी, 18 साल से कम उम्र की थी, तब प्राप्त किया गया था तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर। अब क्या है, नाबालिग का विवाह हो गया, बाल विवाह जिसमें बाल विवाह में भी कवर हो जाते हैं, वो बाल विवाह हो चुका है तो उसमें कोई दहेज लिया गया है तो जब तक वो वधू 18 साल की हो जाती है तब तक तो वो अपने पास रखेगा धन को, और जैसे ही वो 18 साल की हुई उसके 3 माह के अंदर क्या करेगा, स्त्री को अंतरित कर देगा। 3 माह के अंदर स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। ठीक है, स्त्री को तुरंत 3 माह के अंदर तुरंत अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में, न्यासी के रूप में, उसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे जो सास है या ससुर है जिसने दहेज लिया था, जिसके पास दहेज रखा हुआ है, तो वो न्यासी समझे जाएंगे और उस स्त्री के फायदे के लिए उसका धारण करेंगे। अब आती है उपधारा 2। उपधारा 2 यदि कोई व्यक्ति, उपधारा 1
द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किसी संपत्ति का उसके लिए विनिर्दिष्ट परिसीमा काल के भीतर या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित अंतरण करने में असमर्थ रहता है, अब वो 3 माह के अंदर अंतरित नहीं करता है, तो क्या होगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब क्या है, वो सास ससुर कोई भी जिसने भी दहेज प्राप्त किया था वो अंतरित नहीं करता है 3 माह के अंदर वधू को, तो क्या होगा, तो उसको सजा दी जाएगी। कितनी सजा दी जाएगी, धारा 6 में उसको सजा दी जाएगी जो 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की। 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकेगा, या उसको जुर्माना 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का आरोपित किया जा सकेगा। अब आती है धारा 3, धारा 3 नहीं, धारा 6 की उपधारा 3, जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार होंगे। जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो गई, अब 3 माह के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है महिला की, जो वधू थी उसकी, तो क्या होगा, वह स्त्री के वारिस उसे तत्समय धारा, स्त्री के जो भी वारिस होंगे वह उसे प्राप्त करने के हकदार होंगे। परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, मतलब कि दहेज मृत्यु आ जाएगा, यहाँ पे दहेज मृत्यु वाली बात आ जाएगी, दहेज मृत्यु हो जाती है उसकी अप्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, अप्राकृतिक कारणों से हो जाती है, तो यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को, अगर उसकी कोई संतान है वधू की तो उसको अंतरित हो जाएगी, और अगर उसकी संतान नहीं है, यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके जो माता पिता हैं उनको अंतरित हो जाएगी, अंतरित की जाएगी। बी क्लॉज बोलता है यदि उसकी संतान है तो उसकी ऐसी संतान को अंतरित की जाएगी और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के लिए न्यास के रूप में धारण की जाएगी। अगर उसकी कोई संतान है वधू की तो उसको अंतरित हो जाएगी। अब संतान क्या है, संतान तो नाबालिग है, संतान नाबालिग है, तो जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती है संतान, तब तक उसको उस धन को दहेज को न्यास के रूप में दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति धारण करेगा जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाए। अब आती है उपधारा 3A, जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का, जहां उपधारा 1 या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित संपत्ति का अंतरण करने में असफल रहने के लिए उपधारा 2 के अधीन सिद्धोष ठहराए गए किसी व्यक्ति ने उस उपधारा के अधीन उसके सिद्धोष ठहराए जाने के पूर्व ऐसी संपत्ति का उसके लिए हकदार स्त्री को या यथा स्थिति उसके वारिसों, माता पिता या संतान को अंतरण नहीं किया है, वह न्यायालय उस उपधारा के अधीन दंड अधिनिर्णित करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति ऐसी संपत्ति का यथा स्थिति ऐसी स्त्री या उसके वारिसों, माता पिता या संतान को ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए अंतरण करे, और यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश का इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहता है तो संपत्ति के मूल्य के बराबर रकम उससे ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो, और उसका यथा स्थिति उस स्त्री या उसके वारिसों, माता पिता या संतान को संदाय किया जा सकेगा। अब क्या है, उसको सजा दे दी, पनिशमेंट दे दिया, तो तब तक फिर भी उसने संपत्ति को अंतरित नहीं किया तो उसको उससे वसूलनीय होगी, जैसे जुर्माना वसूल किया जाता है वैसे उससे वसूल किया जाएगा। और अगर वो स्त्री जिंदा है तो उसको अंतरित हो जाएगी, और स्त्री वधू जिंदा नहीं है तो उसके माता पिता या वारिस जिसको भी उसको अंतरित हो जाएगी।
उपधारा 4 इस धारा की कोई बात धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 3 पर या धारा 4 पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है धारा 6। अब आती है धारा 7। धारा 7 बोलती है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान उपधारा 1 दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी लिखा हो उसके होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अपराध का विचारण कौन करता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में? तो अपन सीधा सीधा ध्यान रखेंगे महानगर मजिस्ट्रेट MM और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट JMFC, ये दोनों कोर्ट न्यायालय विचारण करेंगे। बी क्लोज बोलता है कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान। अपराध का संज्ञान कैसे लेंगे? वो बोलती है क्लोज बी अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को घटित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर, अपनी स्वयं की जानकारी पर स्यूमोटो कोग्निजेंस भी ले सकता है या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है तब भी ले सकता है। दूसरा क्लोज बोलता है अपराध से व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के माता पिता, अपराध से व्यथित व्यक्ति यानी कि वधू भी हो सकती है, और या ऐसे व्यक्ति के माता पिता, वधू के माता पिता या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए प्रवाद पर। प्रवाद कौन कौन कर सकता है यह बताया गया है। या तो व्यथित व्यक्ति कर सकता है, या उसके माता पिता कर सकते हैं, उसके अन्य नातेदार द्वारा किया जा सकता है, बुआ फूफा कोई भी कर सकता है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए प्रवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब आता है सी क्लोज महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे। इस अधिनियम में जो दंडादेश बताया गया है उसके अधीन वह दंडादेश पारित कर देगा। स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से कोई ऐसी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जिसे इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। दूसरा सबसेक्शन बोलता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। CRPC का जो चैप्टर 36 है, ठीक है, चैप्टर 36 है, वह ऐसे अपराध को लागू नहीं होगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध को लागू नहीं होगा। अब आती है उपधारा 3 तस्मै प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा। तस्मै प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, अपराध से व्यथित यानी कि वधू है तो उसके द्वारा कोई कथन किया जाता है तो उसे अन्य किसी अपराध का अभियोजन का भागी नहीं बनाएगा, उसके कथनों का यूज उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। धारा 8 अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा अजमानती होना और असमनीय होना बताती है। धारा 8 बोलती है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन अपराध हैं वो कैसे होंगे। पहला हो गया संज्ञेय होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। दूसरा बोलता है अजमानतीय होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, और कैसे होंगे, असमनीय होंगे, नॉन कंपाउंडेबल, जिनका समन नहीं किया जा सकता, और जमानत भी नहीं मिलेगी, और कॉग्निजेबल होगा। तीनों बातें आ गई इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है। 8 में क्या बोला गया है, धारा 8 में बताया गया है इस अधिनियम के अधीन अपराध कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। धारा 8A कुछ मामलों में सबूत का भार, जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा
4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया गया है। मतलब कि किसी वधू ने आरोप लगाया कि इसने मुझसे दहेज लिया है, तो साबित कौन करेगा? साबित वर पक्ष को करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा दहेज वहेज नहीं लिया है या मैंने कोई मांग नहीं की है, तो उसी को साबित करना पड़ेगा। सबूत का भार किस पर होगा? दूसरे पक्षकार पर होगा, प्रतिवादी पर होगा एक तरह से। 8 बी बोलती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति हो रही है 8 बी में। 8 ए में उपधारणा के बारे में है, सबूत के भार के बारे में है। सबूत का भार किस पर होगा? 8 ए बात करती है, 8 बी बात करती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। आ जाओ। उपधारा 1, राज्य सरकार उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे। राज्य सरकार को जितना लगे उतने वो नियुक्त कर देगी। वे क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बाबत वे अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करेंगे। उनकी अधिकारिता बता देगी, इस अधिकारिता में तुम्हें काम करना है, ये शक्तियां हैं तुम्हारी, इसके अनुसार तुम काम करो, राज्य सरकार बता देगी। दूसरा सब सेक्शन बोलता है प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का पालन करेगा। अर्थात क्या क्या कृत्य होंगे वह धारा 8 बी के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। यह देखना पहला है, यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, यह देखेगा। दहेज देने या लेने को दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकने का प्रयास करेगा, दहेज लेना या दुष्प्रेरित करने को। क्लोज सी, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करेगा जो आवश्यक हो। एविडेंस कलेक्ट करेगा दहेज प्रतिषेध अधिकारी। लास्ट है ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं, और राज्य सरकार कोई कार्य बता देती है वो सब वह करेगा। अब आती है उपधारा 3, राज्य सरकार राजपथ में अधिसूचना द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी परिसीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है उसको राज्य सरकार दे सकती है। उपधारा 4, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सलाह देने और सहायता करने के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार बोर्ड नियुक्त कर सकती है। एक सलाहकार बोर्ड भी बना सकती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की सहायता के लिए, जिसमें उस क्षेत्र से जिसकी बाबत ऐसा दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन होगा? कम से कम 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। 5 कार्यकर्ता जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। धारा 9 नियम बनाने की बात करती है। नियम कौन बनाएगा? केंद्रीय सरकार बनाएगी धारा 9 में। इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह याद रखना है धारा 9 के अधीन केंद्र सरकार नियम बनाती है और धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियम बनाती है। धारा 9 के अधीन केंद्र सरकार नियम बनाती है और धारा 10 के अधीन राज्य सरकार नियम बनाती है। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब इसमें दहेज प्रतिषेध वर वधू भेद सूची नियम 1985 भी पूछ लेते हैं कई बार। इसमें केंद्रीय सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है। केंद्र सरकार नियम बना रही है, धारा 9 का प्रयोग करती है। धारा 9 भी आ गई। इसमें क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। पहला बोलता है इन नियमों का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध वर वधू भेद सूची नियम 1985 है। यह 2 अक्टूबर 1900 गांधी जी के जन्म दिवस पर लागू किया गया है। यह नियम 2 अक्टूबर 1985 को प्रवृत्त होंगे, जो दहेज प्रतिषेध
संशोधन अधिनियम 1984 के प्रवृत्त होने के लिए नियत की गई है। सब रूल टू सब रूल टू सब रूल टू बोलता है, अब आता है रूल टू। रूल टू बोलता है नियम जिनके अनुसार भेंटों की सूचियां रखी जानी है। वे नियम बताए गए हैं जिनके जिनके अनुसार भेंटों की सूची रखी जानी है रूल टू में। सब रूल वन, विवाह के समय जो भेंटें वधू को दी जाती हैं उनकी एक सूची वधू रखेगी। वधू को जो गिफ्ट मिली है वो उसकी सूची वधू रखेगी, और जो वर को दी जाती है वो वर रखेगा उसकी सूची। उपनियम, अब आती है उपनियम 3। उपनियम 1 या उपनियम 2 में निर्दिष्ट भेंटों की प्रत्येक सूची। पहला क्लॉज बोलता है विवाह के समय या विवाह के पश्चात। विवाह के समय या विवाह के पश्चात यथासंभव शीघ्र तैयार की जाएगी, सूची तैयार की जाएगी। वर वधू दोनों तैयार करते हैं। दूसरा क्लॉज बोलता है लिखित में होगी, रिटर्न में होगी। सी क्लॉज बोलता है उसमें होगा, उसमें क्या क्या होगा, उसमें प्रत्येक भेंट का संक्षिप्त विवरण किया जाएगा। भेंट का संक्षिप्त विवरण की अंगूठी मिली है, भेंट का अनुमानित मूल्य, अंगूठी कितने की है, 8,000 10,000 जो भी है वो अनुमानित मूल्य लिखेंगे। और तीसरा लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम जिसने भेंट दी है, बुआ फूफा मामा मामी जिसने भी दी है उसका नाम लिख देंगे कि इस व्यक्ति ने दी है। यदि वह व्यक्ति जिसने भेंट दी है वधू या वर का नातेदार है तो ऐसी नातेदारी का विवरण लिखेंगे। मतलब कि मामा ने दी है तो मामा का नाम, और मामा उसमें नीचे लिख देंगे कि वधू के मामा ने दी है, तो ऐसा लिख देंगे। डी क्लोज बोलता है वर और वधू दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी। वो सूची वर और वधू दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी। अब जैसे वर को कोई दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, तो वो वर लिखेगा, अपनी सूची बनाएगा। और वधू को दी गई है तो वधू सूची बनाएगी। उसमें साइन कौन करेंगे? साइन दोनों लोग करेंगे, अपनी अपनी मतलब दोनों की सूची में दोनों दोनों लोग करेंगे। स्पष्टीकरण 1, जहां वधू हस्ताक्षर करने में असमर्थ है वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात उस व्यक्ति के जिसने सूची में दी गई विशिष्टियों को इस प्रकार पढ़कर सुनाया है उस सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा सकेगी। अब वधू अनपढ़ गवार, पढ़ी लिखी नहीं है, या वर अनपढ़ गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसको पढ़कर सुनाई आएगी कि यह सूची है, आपको इतनी गिफ्ट मिली है, तो आप नीचे अंगूठा लगा दो, अंगूठा टेक दो। स्पष्टीकरण 2, जहां वर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है वहां वह उसे सूची पढ़कर सुनाई जाने के पश्चात, और जैसा वधू के मामले में था वैसे ही वर के मामले में आ गया स्पष्टीकरण 2 में। ठीक है, इस प्रकार पढ़कर सुनाया जाएगा। सूची पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात अपने हस्ताक्षर करने के बदले अपने अंगूठे का निशान लगा देगा। अब आती है सब रूल 4, वर या वधू यदि ऐसा चाहे तो उपनियम 1 या उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूचियों में से किसी एक पर या दोनों पर अपने किसी नातेदार या किन्हीं नातेदारों द्वारा अपने किसी नातेदार या नातेदारों या विवाह के समय उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर सकती है। अब इससे जो संबंधित उपबंध हैं, आईपीसी में उपबंध हैं, सीआरपीसी में उपबंध हैं, उसके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं। भारतीय दंड संहिता का चैप्टर है 20A, जो पति या पति के नातेदारों द्वारा 498A दी गई है। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा या उसके प्रति क्रूरता करना। सीआरपीसी की धारा 174 भी इससे संबंधित है। इसी अधिनियम से 174 बोलती है आत्म आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। अब आत्महत्या कर ली है, दहेज मृत्यु हो गई है, तो उसकी जांच कौन करेगा? पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना धारा 174 में बताया गया है सीआरपीसी की। एक और धारा 176 में मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी। दहेज मृत्यु वगैरह हो जाती है, संदेह है
तो वहाँ पर 176 भी लागू हो जाएगी सीआरपीसी की। 198 ए भी लागू होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अधीन अपराधों का अभियोजन 498 ए लागू हो रही है, तो प्रक्रिया तो 198 ए में है सीआरपीसी में, तो वह भी अपनाई जाएगी। इसी के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।